मित्रों नमस्ते, मैं अमरीश कुमार द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके समक्ष आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, यूपी टेट संस्कृत के पाठ्यक्रम में संख्याओं को रखा गया है। 1 से 100 तक की संख्याओं को रखा गया है। उसका संस्कृत ज्ञान है ना, ये टॉपिक आपका 1 से 100 तक की संख्याओं का संस्कृत ज्ञान। और इससे ज़रूर अनिवार्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं। हर साल पूछा जाता है और इस साल भी पूछा जाएगा। मतलब संख्या से सवाल ना बने ऐसा नहीं हो सकता, रूप से सवाल ना बने ऐसा नहीं हो सकता। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जिनसे सवाल बनना स्वाभाविक होता है, एकदम फिक्स रहता है। ठीक है, तो ऐसे टॉपिक्स जिनसे सवाल बनना, जिनसे प्रश्न बनना फिक्स है, उनमें उन टॉपिक्स में एक टॉपिक ये भी है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का संस्कृत ज्ञान। माने 1 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, 2 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऐसे 100 तक की संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो मित्रों, उसी का वीडियो लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। 2 वीडियो मैं इसका आपको दूंगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर 1 से 100 तक का इकट्ठे एक वीडियो कर दूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस नाते पहले मैं 1 से 50 तक की वीडियो आपको दे रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में आपको 51 से 100 तक की वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का, यहाँ मैंने हेडिंग डाला हुआ है 1 से 50 तक की संख्याओं का संस्कृत ज्ञान। क्लियर है ना? तो 51 से 100 अगली वीडियो में। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 20 तक लिखा हुआ है। पहले आप 20 तक देखिए, फिर इसी वीडियो में आपको 20 से आगे 50 तक मिल जाएगा। इसी वीडियो में जगह का अभाव था, इस नाते मैंने यहाँ पे 20 तक लिखा हुआ है। तो देखिए, पहला है 1। पहली संख्या क्या है? 1। 1 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो एकह कहते हैं, एका कहते हैं, एकम कहते हैं। ठीक है ना? या अगर इसको हम क्रम से लिखें तो यहाँ पे आप पहले एकम कर लें, 1 मिनट। यहाँ पे आप एकम कर लें और यहाँ पे आप एका कर लें। ऐसा मैंने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 1 की 3 संस्कृत लिखी है, एकह, एकम, एका। 2 की 3 संस्कृत लिखी है, द्वौ, द्वे, द्वे। 3 की 3 संस्कृत लिखी है, त्रयः, त्रीणि, तिस्रः। 4 की 3 संस्कृत लिखी है, चत्वारः, चत्वारि, चतस्रः। उसके बाद 5 से लेकर के आगे प्रत्येक संख्या का सिर्फ एक संस्कृत दिख रहा है। जैसे 5 की 5, 6 की 6, 7 की 7, 8 की 8, 8, 9 की 9, 10 की 10। मतलब 4 तक, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के 3 संस्कृत यहाँ पे लिखे गए हैं। और फिर 5 से आगे सिर्फ 20 तक नहीं, आपको 100 तक, 5 से लेकर के 100 तक आपको प्रत्येक संख्या का सिर्फ एक ही रूप मिलेगा। ऐसा क्यों, जरा सुनिए। 1 से 4 तक की संख्याओं का संस्कृत तीनों लिंगों में होता है। आपको पता है संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग। तो 1 से 4 तक की संख्याओं का संस्कृत रूप तीनों लिंगों में बताया गया है विद्वानों के द्वारा। 1 का पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में। 2 का पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में। 3 की संस्कृत पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में। 4 की संस्कृत पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में। उसके बाद 5 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का संस्कृत सिर्फ एक ही लिंग में होता है। उसी का यूज आप पुल्लिंग के लिए भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के लिए भी कर सकते हैं, नपुंसक लिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो देखिए, जो 1 की संस्कृत एका है ये पुल्लिंग है, 1 की संस्कृत एकम ये नपुंसक लिंग है, 1 की संस्कृत एका ये स्त्रीलिंग है, 2 की संस्कृत द्वौ ये पुल्लिंग है, द्वे नपुंसक लिंग है, द्वे स्त्रीलिंग है। मतलब 2 की संस्कृत नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में सेम होता है। 2 की संस्कृत नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग में सेम होता है, द्वे। ठीक है। और 3 की संस्कृत पुल्लिंग में त्रयः, नपुंसक लिंग में त्रीणि और स्त्रीलिंग में तिस्रः। 4 की संस्कृत पुल्लिंग में चत्वारः, नपुंसक लिंग में चत्वारि और स्त्रीलिंग में चतस्रः। मतलब अगर आपको एक छात्र की संस्कृत लिखनी है, एक छात्र क्या लिखनी है, एक छात्र, अगर आपको एक छात्र की संस्कृत लिखनी है तो चूंकि छात्र पुल्लिंग है, इस नाते 1 की संस्कृत हम पुल्लिंग में लिखेंगे। चूंकि आप छात्र के लिए एक विशेषण हो जाएगा ना, और आप जानते हैं ये विशेषण हो जाएगा तो ये विशेष से हो जाएगा। और आप जानते हैं, पढ़े होंगे कि विशेषण और विशेष से एक ही लिंग में होने चाहिए। ठीक, तो चूंकि ये पुल्लिंग है, इसकी संस्कृत आप पुल्लिंग में छात्र है लिखेंगे, तो आपको 1 की संस्कृत भी पुल्लिंग वाली लिखनी पड़ेगी। तो पुल्लिंग वाली क्या है, एकः। तो एकः छात्रः, ऐसा सही रूप बनेगा, ऐसा सही वाक्य बनेगा। अगर आप एका छात्र कर दिए या एकम छात्र कर दिए
तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो जैसा आपका विशेष वैसा आपका विशेषण, इस नाते आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, आपके पाठ्यक्रम में अशुद्धि परमार्जन से भी सवाल आ सकता है। ऐसे दे देगा कि भैया निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो एक छात्र है, एकम छात्र है, एका छात्र है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त सभी, ऐसा विकल्प दे देगा। तो आप क्या वाला विकल्प टिक करिएगा? एक छात्र। क्यों? क्योंकि छात्र पुल्लिंग है तो इसके साथ संख्या भी पुल्लिंग की लगनी चाहिए। तो इस नाते आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे कहा जाए भैया एक पुस्तक, तो चूंकि आपको पता है भैया पुस्तक नपुंसक लिंग है तो इसका रूप आप संस्कृत में लिखेंगे पुस्तकम। तो चूंकि विशेष पुस्तकम है तो एक की संस्कृत भी आपको नपुंसक लिंग में लिखनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? एकम। अगर आप एक पुस्तकम लिख दिए, क्या लिख दिए? एक पुस्तकम लिख दिए, या फिर आप स्त्रीलिंग वाला एक लिख दिए, एका पुस्तकम लिख दिए, तो एका पुस्तकम और एका पुस्तकम दोनों गलत है। आपका एकम पुस्तकम सही होगा, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग है तो एक की संस्कृत नपुंसक लिंग में होनी चाहिए, अर्थात एकम होनी चाहिए। आई बात समझ में? ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहा जाए भैया छात्रा, एक छात्रा या एक लड़की, इसकी संस्कृत लिखनी है तो छात्रा की संस्कृत छात्रा ही रहेगा। और चूंकि छात्रा नपुंसक लिंग है तो एक की संस्कृत, सॉरी, चूंकि छात्रा स्त्रीलिंग है तो आपको एक की संस्कृत भी स्त्रीलिंग वाला लिखना पड़ेगा। तो एक की स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा सर? एका। तो अगर एका छात्रा लिखा है तो ठीक है। अगर एक है छात्रा लिख दिया, कहीं मान लीजिए एक है छात्रा, तो ये गलत है। कहीं एकम छात्रा लिख दिया तो ये भी क्या है? गलत है। क्यों साहब? ये सब समझ में आ रहा है? क्योंकि भैया विशेषण विशेष से एक ही लिंग में होने चाहिए। तो चूंकि यहाँ पे विशेष से आपका स्त्रीलिंग है तो एक की संस्कृत भी स्त्रीलिंग वाली ही चलेगी। यहाँ पे पुस्तक नपुंसक लिंग है तो एक की संस्कृत भी आपकी नपुंसक लिंग वाली चलेगी। यहाँ पे छात्र पुल्लिंग है तो एक की संस्कृत भी पुल्लिंग होनी चाहिए, एका होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसी नाते ये लिंग निर्धारण किया गया। तो एक की संस्कृत फिलहाल, चूंकि आपसे जब आपसे लिंग निर्धारित करके पूछेगा कि भैया एक का पुल्लिंग होगा तो एका एका एकम तीनों दिया रहेगा, आप एक करेंगे। आपसे पूछेगा भाई एक का स्त्रीलिंग होगा तो आप एका वाले विकल्प को टिक करेंगे। पूछेगा एक का नपुंसक लिंग होगा तो आप एकम वाले विकल्प को टिक करेंगे। लेकिन जब लिंग अर्थात जेंडर निर्धारित ना किया रहे, सिंपली सवाल पूछा रहे कि एक की संस्कृत होगी, तो एका एका एकम अगर तीनों दिया है तो उपर्युक्त सभी वाला विकल्प टिक करेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर तीनों में से जो दिया रहेगा वो। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको दो में भी समझना है कि भैया दो की पुल्लिंग द्वौ, द्वे का नपुंसक लिंग पूछे द्वे, दो का स्त्रीलिंग पूछे तो भी द्वे, और दो की संस्कृत सिर्फ ऐसे पूछे कि भाई दो की संस्कृत क्या होगी, मतलब लिंग नहीं दिया है तो चाहे द्वौ विकल्प में रहे चाहे द्वे विकल्प में रहे, आपको सही करना है। ठीक, ऐसे ही आपसे पूछ दिया भैया तीन का पुल्लिंग रूप क्या होगा, मतलब तीन का पुल्लिंग क्या होगा, तो त्रयः करिएगा, त्रीणि तीसरा वाला विकल्प गलत हो जाएगा। आपसे पूछेगा भैया तीन का नपुंसक लिंग क्या होगा, तो त्रीणि सही है, त्रयः तीसरा भी विकल्प में रहेगा, त्रयः तीसरा मत मारिएगा। यदि आपसे पूछता है कि तीन का नपुंसक लिंग क्या होगा तो त्रीणि, और आपसे पूछता है कि तीन का स्त्रीलिंग क्या होगा तो तिस्रः करिएगा। विकल्प में त्रयः त्रीणि दोनों दिया रहेगा, आप त्रयः मत मारिएगा, त्रीणि मत मारिएगा, आप तिस्रः करिएगा यदि तीन का स्त्रीलिंग पूछता है तो। और मैंने कहा अगर सीधे संख्या पूछता है, लिंग नहीं पूछता है कि भैया तीन की संस्कृत क्या होगी, तो चाहे त्रयः रहे चाहे त्रीणि रहे चाहे तीसरा रहे, आप सही विकल्प वही मानिएगा। और अगर तीनों रहेगा तो प्रयुक्त सभी। ऐसे ही चार का पुल्लिंग पूछता है तो चत्वारः, चार का नपुंसक लिंग पूछता है तो चत्वारि, चार का स्त्रीलिंग पूछता है तो चतस्रः, और चार का कोई लिंग नहीं पूछता है, सिंपली पूछता है कि चार की संस्कृत क्या होगी, तो विकल्प में चाहे चत्वारः रहे चाहे चत्वारि रहे चाहे चतस्रः रहे, कोई भी रहे सही है, और अगर तीनों रहे तो प्रयुक्त सभी सही है। उसके बाद भैया 5 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का एक ही लिंग होता है, यानी कि अगर आपको 5 छात्र की संस्कृत लिखनी है तो भी लिखेंगे पंच छात्र, समझ में आ रहा है। 5 छात्रा की संस्कृत लिखनी है तो भी लिखना है, मतलब यहाँ पे पंच छात्रा हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक सेकंड, अगर आपसे कहा जाए कि भैया 5 छात्र, तो यहाँ पे छात्र पुल्लिंग है ना, क्योंकि 5 छात्र हैं तो ये बहुवचन में लिखाएगा, छात्र है छात्रों छात्रा हो जाएगा, और यहाँ 5 की संस्कृत पंच रहेगा। अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भैया 5 छात्राएं, तो 5 छात्राएं, यहाँ पे छात्राएं स्त्रीलिंग है, यहाँ पे आप छात्रा छात्रे छात्रा, यहाँ भी छात्रा होगा लेकिन ये स्त्रीलिंग है फिर भी ये पंच ही रहेगा। और आपसे कहा भैया 5 पुस्तकें, 5 पुस्तकें,
तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकान ये बहुवचन में लिखा आएगा, नपुंसक लिंग है, फिर भी आपका यहाँ पे 5 की संस्कृत पंच ही रहेगा। मतलब आप पुल्लिंग के साथ भी पंच का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग के साथ भी पंच का प्रयोग करेंगे और नपुंसक लिंग के साथ भी पंच का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 5 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का एक ही लिंग होता है, एक ही रूप होता है। उसका प्रयोग आप पुल्लिंग के साथ भी कर सकते हैं, स्त्रीलिंग के साथ भी कर सकते हैं, नपुंसक लिंग के साथ भी कर सकते हैं। फिलहाल आपसे पूछे कि 5 की संस्कृत क्या होगी, तो आपको पंच बताना है। अब यहाँ पे आपको सावधानी क्या बरतनी है, हम गलती कहाँ करते हैं, हमें लगता है कि यार संख्याओं को क्या याद करना है, संख्याओं पर क्या ध्यान देना है, संख्याओं पर क्या मेहनत करना है, संख्याएं तो आसान है, इससे सवाल पूछेगा तब तो हम चुटकी में कर लेंगे। ऐसा नहीं है, हम गलतफहमी में रहते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, इसी नाते संख्याओं का सवाल गलत हो जाता है। संख्याओं को आप हल्के में मत लीजिए। आपसे पूछेगा सवाल, आपसे पूछेगा कि भैया 5 की संस्कृत होगी, आपसे पूछेगा 5 की संस्कृत होगी, ऐसे सवाल पूछेगा 5 की संस्कृत, और ऑप्शन में दे देगा पंचम, आपसे दे देगा पंचह, आपको दे देगा पंचानी, या आपको दे देगा पंच, और आपको दे देगा इनमें से कोई नहीं है। समझ में आ गया ना? तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, उत्तरकर्ता अर्थात अभ्यर्थी की मानसिकता क्या होती है, उनकी मानसिकता ये होती है, और ये मानसिकता गलत भी नहीं है, लेकिन ये मानसिकता हर जगह लागू नहीं होता है। मानसिकता पहले सुन लीजिए। हमारी मानसिकता ये होती है कि भैया संस्कृत का मतलब अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, यानी कि संस्कृत में कोई सवाल पूछेगा तो उत्तर में अनुस्वार या हलंत या विसर्ग होना चाहिए। क्या ये मानसिकता गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है कि भैया संस्कृत का मतलब अनुस्वार, विसर्ग, हलंत होता है, लेकिन ये बात हर जगह लागू नहीं होती। अगर आप इस मानसिकता से आंसर करने जाएंगे तो आप पंचम और पंचह में से ही कोई विकल्प कर बैठेंगे, क्योंकि पंच जो आपका सही विकल्प है, जो आपका सही उत्तर है, इस पंच में, इस सही उत्तर में ना तो अनुस्वार है, ना तो हलंत है, ना तो विसर्ग है। तो आपको लगेगा यार ये तो हिंदी का शब्द है। आ रही बात समझ में? तो आप पंच जो आपका सही उत्तर है यहाँ तक आएंगे नहीं, आपको लगेगा पंचम या पंचह सही है। ये मानसिकता की बात कर रहा हूँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा भाई। 5 की संस्कृत पंचम नहीं करिएगा, पंचह नहीं करिएगा, पंच करिएगा, ठीक? क्योंकि 5 की संस्कृत क्या होती है? पंच। पंच में ना तो विसर्ग रहेगा अर्थात पंचह नहीं होता, और पंच में ना तो अनुस्वार रहेगा अर्थात पंचम नहीं होता। 5 की संस्कृत सिर्फ पंच होता है, ठीक? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग अभी भी मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, वो कहेंगे यार पंचम तो होता है। नहीं, पंचम होता है, हम ये नहीं कह रहे कि पंचम नहीं होता है, लेकिन पंचम ये पांचवा इस संख्या का संस्कृत है पंचम, यानी कि क्रमवाची जब आपको संख्या दिया जाए, जैसे होता है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा और 5 में फर्क है। इंग्लिश में पांचवा को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर और 5 को कहते हैं कार्डिनल नंबर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हिंदी में हम पांचवा को कहेंगे क्रमवाची और 5 को कहेंगे गणनावाची। तो आपसे गणनावाची की संस्कृत पूछ रहा है 5, क्रमवाची की नहीं। हाँ, अगर ये कहता कि भाई पांचवा इसकी संस्कृत क्या होगी, तो आपका पंचम सही हो जाता। आई बात समझ में ना? तो पांचवा अर्थात क्रमवाची संख्या का आपको संस्कृत नहीं पूछ रहा है, आपको गणनावाची 5 की पूछ रहा है, तो पंच करिएगा। और ये पंचय तो कभी नहीं होगा, किसी भी सवाल का उत्तर पंचय नहीं होगा, इतना ध्यान दीजिएगा। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां जो हमें रखनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपको लगता है आसान है, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 की संस्कृत देखिए सट होती है। अब इसमें लोग कहाँ गलती करते हैं, जब सवाल पूछता है कि भैया 6 की संस्कृत क्या होगी, तो उनको इतना पता है, किनको? अभ्यर्थी को इतना पता है कि भैया 6 की संस्कृत सट होती है, लेकिन पढ़ते समय उन्होंने सट के टॉप पे हलंत रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी वहां पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो जब आप हलंत वलंत का ध्यान नहीं रखेंगे पढ़ते समय, तो आप परीक्षा हाल में आप क्वेश्चन को देखते ही, आप विकल्प को देखते ही आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। आपसे जब पूछा कि भाई 6 की संस्कृत क्या होगी, तो ऐसे विकल्प रहेगा, है ना, सड और फिर सड, ऐसे विकल्प रहेगा। अब आप सोचेंगे यार 6 की संस्कृत सट होती है, तो भैया सड वाला विकल्प तो आपके हिसाब से नहीं सही है, लेकिन 2 विकल्प में आप सट देख करके चकरा जाएंगे, क्योंकि आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि यार हलंत था कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि याद करते समय, पढ़ते समय, सीखते समय आप हलंत, विसर्ग, अनुस्वार का खास ध्यान रखें, और अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखते ही करने जाएंगे ये वाला उत्तर सही है, ठीक? तो सट आप ध्यान दीजिएगा, होता है 6 की संस्कृत, लेकिन टॉप पे हलंत होता है। तो मैं आपको यहाँ पे संख्या का सिर्फ वीडियो देने नहीं आया हूँ कि मतलब केवल बांटता चला जाऊँ कि भैया 11 का, एकादश, 12 का। इसमें जो बारीकियां हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए,
जिन पर हमें सतर्क रहना चाहिए, उनको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 7 की संस्कृत सिर्फ सप्त होता है, जैसे 5 का सिर्फ पंच, वैसे 7 का सिर्फ सप्त, ना हलंत रहेगा, ना विसर्ग रहेगा, ना अनुस्वार रहेगा। आपको विकल्प में सप्तम भी दिया रहेगा। जब पूछेगा 7 की संस्कृत क्या होगा, तो सप्तम भी दिया रहेगा, सप्ताह भी दिया रहेगा और सप्त भी दिया रहेगा, और उपर्युक्त सभी दे देगा, है ना। तो आप ज्यादातर अभ्यर्थी सप्तम मारते हैं, क्योंकि उनको सप्तम ही ज्यादातर देखने को मिलता है। भाई सप्तमा अध्याय ऐसा सुनते हैं वो, तो सोचते हैं यार सप्तमा अध्याय हमने संस्कृत में पढ़ा था, तो सप्तम सही है, ऐसा दिमाग मत लगाइएगा भैया। सप्तम माने सातवां। जब आपसे पूछे कि सातवां की संस्कृत क्या होगी, सातवां यानी कि सेवंथ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेवंथ, सातवां की संस्कृत पूछता तब सप्तम होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपसे सातवां, पांचवां, चौथा इस तरीके से क्रमवाची संख्याओं की संस्कृत नहीं पूछेगा। आपसे हमेशा गणनावाची संख्याओं की संस्कृत पूछेगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में वही है। आपसे 7 की संस्कृत पूछेगा, आई बात समझ में। तो 7 की जब संस्कृत पूछेगा तो सप्त करिएगा। सप्त है तो वैसे भी गलत है, हम सप्तम और सप्त में फंसेंगे। तो हमने कहा भाई 7वां का पूछता तब सप्तम करते हैं, हमें 7 का पूछ रहे हैं तो हम सप्त कर देंगे। ठीक, ऐसे आप थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, इसको मिटा रहे हैं। बाकी गिनती है, हमें लगता है आसान है यार, गिनती तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो गिनती तो हम कर ही ले जाएंगे। यही सब सावधानी आपको ध्यान रखनी है। 8 की संस्कृत में लोग बड़ा गलती करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, 8 की संस्कृत अष्टम तो कभी मत कीजिएगा। ठीक, सप्तम, अष्टम, पंचम, ये लास्ट में माँ हलंत वाला ऑप्शन कभी मत टिक करिएगा। पंचम माँ हलंत है, सप्तम माँ हलंत है, अष्टम माँ हलंत है, नवम माँ हलंत है। ये लास्ट में माँ पे हलंत रहे तो वो वाला विकल्प आपका सही कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपसे पूछेगा तो गणनावाची पूछेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अष्ट कह दिया तो हमने कहा ये भी गलत है भैया, अष्ट होता है तो या तो विकल्प में अष्ट रहे और या तो विकल्प में अष्टौ रहे, दोनों में से जो रहे आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 8 की संस्कृत ध्यान रखिएगा, अष्ट होता है और अष्टौ होता है, ना अष्टम होता है ना अष्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 9 की संस्कृत देखिए, सिंपल है 9, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप तो रटे हैं ना कि भैया संस्कृत का मतलब अनुस्वार, हलंत, विसर्ग। तो 9 की संस्कृत पूछता है तो आप तीसरे विकल्प तक आएंगे ना, आपको लगेगा तो गलत है, आपको लगेगा या तो ये सही होगा या तो ये। और जब नहीं समझ में आएगा कौन सा, तो अंगल मंगल बुद्ध भगवान कौन है, बड़ो सूर्य महाराज, ऐसे तो सूरज महाराज नवम पे आ जाएंगे और आपकी अंतरात्मा भी नवम की तरफ जा रही थी, तो आप गलत कर बैठेंगे। इस नाते ध्यान दीजिएगा, नवम तो एकदम सही नहीं है। नवम सही होता यदि 9वां का संस्कृत पूछता, किसका, 9वां का संस्कृत पूछता, यानी कि 9th का संस्कृत पूछता तो नवम होता। लेकिन आपसे 9वां का संस्कृत नहीं पूछेगा, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपसे सीधे 9 की संस्कृत पूछेगा। तो 9 की संस्कृत बस सिंपली 9 होता है। ऐसे ही 10 की संस्कृत सिर्फ 10 होगा भैया, एक 10 ऐसे विकल्प में रहेगा, एक 10 ऐसे विकल्प में रहेगा, और एक दसम रहेगा और एक दशह रहेगा। आप बताइए, आपकी अंतरात्मा, अगर आप सही से नहीं पढ़ करके गए हैं तो आपकी अंतरात्मा दसम की तरफ जाएगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, मां हलंत वाला विकल्प सही नहीं होगा, और 10 दशा ये विसर्ग वाला भी सही नहीं होगा। फिर आपके पास 2 10 बचेगा। तो जान लीजिए, छोटा सा ये तालब विसर्ग वाला हिंदी में होता है, तालब सॉरी दंत स है ना, ये छोटा सा माने दंत स, तो दंत स वाला जो 10 होता है ये हिंदी में होता है, आपसे संस्कृत में पूछ रहा है तो आपका 10 ये वाला सही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे, बाकी याद तो आपको है ही है। उसके बाद आ जाइए, 11 की संस्कृत एकादश होता है, एकादशः मत करिएगा, विकल्प में एकादशः भी रहेगा। और बहुत सारे लोग एकादशः पढ़ते हैं, एकादशः रटते हैं, और एकादशः आता है विकल्प में वही करके चले जाते हैं। तो एकादश होता है, ध्यान दीजिएगा, विसर्ग नहीं रहेगा। और एकादशम तो आपको करना नहीं है, क्योंकि हमने कहा जब 11वां की संस्कृत पूछता तब हम एकादशम करते हैं, आपसे 11 की पूछ रहा है तो सीधे एकादश। यानी कि आप ध्यान दीजिएगा, 10 से लेकर के 9-10 तक, यानी कि 10 से लेकर के 19 तक, कहाँ 10 से लेकर के 19 तक, और 10 से लेकर के 19 तक का है, बल्कि कह लीजिए 5 से लेकर के 19 तक। देखिए यहाँ भी विसर्ग नहीं है, यहाँ भी विसर्ग नहीं है, यहाँ भी 19 तक आपको विसर्ग नहीं मिलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। बाकी आप 20 से जब आगे बढ़ेंगे या 19 का ये वाला जब रूप से आगे बढ़ेंगे तो आपको हर जगह विसर्ग मिलेगा। हर जगह का मतलब 30 तक आपको विसर्ग मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यही छोटी छोटी सावधानियां आपको बरतनी है। 5 से लेकर 19 तक अर्थात 9-10 तक की संख्याओं, जो संस्कृत संख्याओं का मतलब जो संस्कृत रूप है, उसमें विसर्ग नहीं रहेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। तो एकादशः नहीं करिएगा। अगर मेरी बात सुने तो आपके दिमाग में वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आएगा कि अच्छा 5 से लेकर के
9-10 अर्थात 19 तक की संख्याओं में विसर्ग नहीं रहेगा। तो अगर इतनी बात याद है तो आप गलत नहीं करेंगे। एकादश होता है, एकादशः नहीं होगा। वैसे 12 का द्वादशः नहीं करिएगा, क्या द्वादशः वाला विकल्प मत टिक करिएगा, क्या होगा द्वादश। 13 का त्रयोदश, विकल्प में त्रिदश भी रहेगा और त्रयोदश भी रहेगा और त्रयोदशः भी रहेगा। आई बात समझ में ना। तो हमने कहा भाई विसर्ग नहीं रहता है, 5 से लेकर के 19 तक में विसर्ग नहीं रहता है, तो ये गलत है। त्रिदश नहीं होगा, त्रयोदश होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। 14 का चतुर्दशः मत करिएगा, चतुर्दश। 15 का पंचदशः मत करिएगा, पंचदश। 16 का षोडशः मत करिएगा, षोडश। विकल्प में रहता है षोडशः भी रहेगा, षोडश भी रहेगा ना। 16 की संस्कृत पूछेगा तो षोडशः भी विकल्प में रहेगा और षोडश भी रहेगा। आप सोचेंगे भैया संस्कृत में पूछ रहा है तो यही सही है, नहीं, विसर्ग नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा ये वाला सही होगा। सप्तदश होगा, सप्तदशः नहीं होगा। और 18 में लोग बहुत गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 18 में लोग क्या गलती करते हैं भाई, पूछा है कि 18 की संस्कृत क्या होगा, तो पहला विकल्प देता है अष्टदश और दूसरा विकल्प देता है अष्टादश और तीसरा विकल्प देगा दोनों सही है, माने ए और बी दोनों, और चौथा दे देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अब ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, अष्टादश वाला विकल्प टिक करते हैं। कारण क्या है, क्योंकि आप देखते हैं ना कि भैया हम ध्यान दें अगर, तो चतुर्दश, पंचदश, पंचदश में यहाँ आ की मात्रा नहीं है, पंचादश नहीं होता, षोडश नहीं होता, सप्तादश नहीं होता, सप्तदश होता है। तो जब आप सोचते हैं कि सप्तदश होगा, वैसे ही अष्टदश होगा। भाई 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ भी है, यहाँ सप्त के टॉप पे मात्रा नहीं है तो यहाँ अष्ट के टॉप पे भी मात्रा नहीं रहेगा। ऐसा हम दिमाग लगाने लगते हैं और इस नाते गलत कर लेते हैं। तो दिमाग नहीं लगाइएगा भैया, ये अष्टदश नहीं होता है, अष्टादश होता है, ये गलती मत करिएगा। सप्तदश के टॉप पे तो मात्रा नहीं रहेगा, लेकिन अष्टदश के टॉप पे मात्रा रहता है। या ऐसे करिए 10 के पहले तो मात्रा नहीं रहता है सप्तदश में, लेकिन 18 में 10 के पहले टॉप पे मात्रा रहेगा। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, अष्टदश मत करिएगा, अष्टादश करिएगा ना। और उसके बाद 19 का देखिए, अष्टदश तो 18 हुआ, तो 9, 10, 19 हो जाएगा। या 19 की 3 संस्कृत होती है, तीनों ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा ये वाला रूप विकल्प में मिलता है आपको, ये वाला सबसे ज्यादा मिलता है। तो इसको जरा समझा देते हैं, पहले सुन लीजिए कि 19 की 3 संस्कृत होगी, 9, 10, एकोनविंशति और ऊनविंशति। ठीक, ये तीनों, अगर 19 की संस्कृत पूछता है तो तीनों में से जो भी विकल्प में रहे आपका सही विकल्प होगा। अगर तीनों रहे तो उपर्युक्त सभी सही विकल्प होगा। तो 19 की संस्कृत 9, 10 तो सही है भैया। 9, 10, तो 9 माने आप देखिए, 9 माने आप 9 पढ़े हैं और 10 माने आप 10 पढ़े हैं, तो कितना हो जाएगा 19। एकोनविंशति भी होता है, कैसे जरा देखिए, एकोनविंशति। अभी आप आगे यहाँ पढ़ेंगे या पढ़े ही हैं, लिखे ही हैं, हम देख ही रहे हैं आप, विंशति माने 20 होता है, तो यहाँ 20 हो गया। और एको न माने एक नहीं, तो एक नहीं माने 20 में से एक माइनस कर दिए तो कितना होगा 19। तो इसलिए 19 की संस्कृत एकोनविंशति भी हो गया। और ऊनविंशति जो लिखा है, क्या लिखा है, ऊनविंशति। तो आप ध्यान दें यहाँ पे, विंशति माने आप देख रहे हैं 20 होता है, और ऊन माने होता है एक कम। ऊन माने एक कम होता ही है भाई, ऊन का मतलब एक गोला भी होता है, ऊन का गोला, या खाली ऊन कह लीजिए, जिससे हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं। भाई ऊन अनेकार्थी शब्द है, ऊन का अर्थ तो जो आप जानते हैं वो होता ही है। एक नया अर्थ आप जान लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं, कि ऊन का अर्थ एक कम भी होता है। तो ऊन माने एक कम और विंशति माने 20, तो 20 में एक कम, तो कितना हो जाएगा 19। तो आप देख रहे हैं 19, 19, 19, यानी कि 19 की संस्कृत 9, 10 भी है, 19 की संस्कृत एकोनविंशति भी है, और 19 की संस्कृत ऊनविंशति भी है। और फिर 20 की संस्कृत क्या लिखा है यहाँ पे, विंशति। यहाँ से आपका विसर्ग शुरू हो गया, या एकोनविंशति से आपका विसर्ग शुरू हो गया। बाकी इसके पहले आपको कहीं विसर्ग लगाना नहीं है। एकादशः, द्वादशः, त्रयोदशः, चतुर्दशः, पंचदशः, ये सब गलत है। सिर्फ एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। देखिए गलती हो जा रहा था, आप मत करिएगा। अष्टादश, फिर 9, 10, तब विंशति से विसर्ग शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना आप ध्यान दे लीजिए, इतना आप देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछते रहिएगा, उसको हम अगली वीडियो में आपको उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है कि मैं आपका तत्काल कमेंट देखूं और आपका निस्तारण करूं। तो आप कमेंट करके आप बताते रहिएगा आपको कहाँ डाउट है, क्या आपको जानना है, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर क्लियर कर दिया करूंगा। इतना आप देख लें, उसके बाद मैं 20 से आगे बढ़ाता हूँ। जैसे 21 की संस्कृत यहाँ लिखा हुआ एक विंशति, 22 की संस्कृत द्वाविंशति। अच्छा, ये किस पैटर्न पे है, जैसे 21 है तो 21 की संस्कृत में देखिए एक विंशति, तो एक माने एक
और विंशति माने 20, तो 1 और 20 कितना हो गया 21, तो इसी नाते एक विंशति लिख दिया। 22 की संस्कृत में लिखा है द्वाविंशति। यहां पर आपको सतर्क रहना है, जब संस्कृत पूछता है कि 22 की संस्कृत क्या होगी, मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया कि 22 की संस्कृत क्या होगा, तो एक विकल्प में द्विविंशति भी रहता है, ठीक है, और एक में द्वाविंशति भी रहता है। अब इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। मैंने पहले ही कहा है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, आपको तो किताबों में ये अवेलेबल ही है, मैं आपको सिर्फ बारीकियां दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपको सतर्क रहना है, किन किन बारीकियों पर आपको ध्यान रखना है। और अगर आप इन बारीकियों पर ध्यान दे ले गए, इन बारीकियों पर आप सतर्क हो गए, तो फिर संख्याओं से संबंधित सवाल आपके गलत नहीं होंगे। तो 22 की संस्कृत में द्विविंशति भी रहेगा, द्वाविंशति भी रहेगा। तो लोगों को लगता है कि द्वि माने 2 और विंशति माने 20, तो 2 और 20 22 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा 22 तो हो गया, लेकिन यहाँ द्वि नहीं रहेगा, क्या रहेगा द्वा। जैसे 12 था, अभी ना आपने पीछे पढ़ा 12, तो 12 का मतलब 2 और 10, तो वहां पे 2 की संस्कृत आपने द्वि और 10 की संस्कृत 10, द्वि 10 नहीं लिखा था, आपने द्वा 10 लिखा था, माने 2 की संस्कृत आपने द्वा लिखा था 12 में। तो यहाँ 22 में भी 2 की संस्कृत क्या चलेगा द्वा। क्लियर? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें। और विसर्ग रहेगा, द्वाविंशति होगा, द्वाविंशति नहीं होगा, एक विंशति होगा, एक विंशति नहीं होगा। ऐसे ही 23 में त्रयोविंशति होगा, त्रिविंशति नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सतर्कता बरतिएगा। जैसे आपसे 23 की संस्कृत पूछी जाए तो त्रिविंशति भी रहेगा विकल्प में, त्रिविंशति। तो लोगों को लगता है यही सही है। क्यों सही लगता है? क्योंकि त्रि माने 3 होता है और विंशति माने 20 होता है, तो 3 और 20 23 नहीं हो गया? हो तो गया, लेकिन त्रि नहीं होगा, क्या होगा? त्रयो। एक्चुअली त्रया धन विंशति था भाई, एक द्वा त्रय। अब त्रय में विंशति का संधि कर दिया तो विसर्ग संधि से वो क्या बनता है? त्रयो विंशति बनता है। इस नाते वहां पे त्रयो करना है, त्रि नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ आप सतर्क रहिएगा। 24 में तो दिक्कत नहीं होगा, चतुर्विंशति। 25 में भी गलती नहीं होगा, पंचविंशति। 26 में आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको सतर्क रहना है। 26 की संस्कृत में जब पूछता है कि भैया 26 की संस्कृत क्या होगा, तो षटविंशति देता है, यहाँ हलंत लगा देगा, और षटविंशति देता है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ ट पे हलंत नहीं है। और एक देता है षडविंशति, यहाँ ड पे हलंत नहीं है। और एक दे देगा षडविंशति, यहाँ ड पे हलंत है। तो आप ना कंफ्यूज हो जाते हैं, और आप ज्यादातर सही आपको ये वाला लगता है, क्योंकि षट आप पढ़ चुके हैं, षट माने 6 पढ़ चुके हैं ना, तो षट माने 6 आप पढ़ चुके हैं, और विंशति माने 20 आप पढ़ चुके हैं, तो ये 6 + 20 आपका 26 हो गया। आपको लगता है ये षटविंशति सही है, तो भैया षटविंशति नहीं सही है, षडविंशति सही है। और षड के ड पे हलंत रहेगा, यानी कि सी वाला षडविंशति गलत है। तो ध्यान दीजिएगा, यही सब बारीकी आपको ध्यान रखना है। षडविंशति, षटविंशति नहीं, षडविंशति, और षडविंशति के ड पे हलंत रहेगा। 27 में सप्तविंशति होगा। अब लोगों को लगता है जैसे 27 का सप्तविंशति, वैसे 28 का अष्टविंशति हो जाएगा। नहीं, अष्टाविंशति। जैसे 18 में अष्ट नहीं था, अष्टा था, वैसे 28 में भी अष्ट नहीं, क्या होगा? अष्टा और विंशति, तो क्या हो जाएगा? 28। और मैंने कहा कि जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें 9 है लास्ट में, चाहे 19 हो चाहे 29 हो, भाई 9 लास्ट में हो, जैसे 19 के लास्ट में 9 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, 69 है, 79 है ना, 89 है, 99 है। तो जिन संख्याओं के लास्ट में 9 है उनका 3 संस्कृत होता है, और तीनों को आपको जानना चाहिए। क्या पता कौन सा विकल्प आपको वहां पे मिल जाए। इस नाते तीनों जानते रहेंगे तो गलत नहीं होगा। तो 29 की संस्कृत देखिए, नवविंशति, 9 माने 9 और विंशति माने 20, तो 29 हो गया। और 29 भी होता है 29 का। ऊन माने 1 कम और 63 माने 30, तो 30 में 1 कम 29 हो गया। और 1 माने 1 और न माने नहीं, तो 1 नहीं, 63 माने 30, तो 30 में 1 नहीं कितना हो जाएगा? 29। तो 29 की संस्कृत नवविंशति भी है, 1 भी है, और 1 भी है। और फिर आपकी 30 की संस्कृत क्या हो जाएगा? 63। फिर यहाँ आ जाइए, 1 और 63 के तौ पे हलंत रहेगा, ये सतर्क रहिएगा। 32 में देखिए द्वा 63 होगा, द्वि 63 नहीं करिएगा। जैसे यहाँ पे द्वा विंशति किए थे, द्वा 10 किए थे, वैसे द्वा 63 होगा, द्वि 63 नहीं करिएगा।
33 में त्रयस्त्रिंशत होगा, 34 की संस्कृत में चतुस्त्रिंशत होगा, 35 में पंचत्रिंशत होगा, 36 में देखिए षट आ गया। यहाँ था क्या, यहाँ 26 में षट था भाई, 6 और 20 होगा ना, ऐसे ही यहाँ भी तो 6 और 30 होगा। बोलिए, जैसे ये 26 में 6 और 20, तो ये 36 में 6 और 30। तो जब यहाँ की 6 लिखनी थी तो आपने षट लिखा, और यहाँ का 6 लिखना है तो आपने षट लिखा। यही आपको सतर्क रहना है। और अगर आपका संधि तैयार है, व्यंजन संधि तैयार है, तो फिर कहाँ षट हो रहा है कहाँ षड हो रहा है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिनका संधि तैयार नहीं है, जिनको रट्टा मारना है, तो भैया इतना जरूर रट्टा मार लेगा कि 26 में षड होगा लेकिन 36 में षट होगा, वहाँ ड पे हलंत, यहाँ ट पे हलंत। ये रटने वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी जिनका संधि तैयार है उनको दिक्कत नहीं होगा कि भैया षड का है षट का है। उसके बाद देखिए यहाँ 37 में सप्तत्रिंशत, 38 में अष्टात्रिंशत, अष्टत्रिंशत नहीं, और 39 में 3 बनेगा, एक नवत्रिंशत, एकोन चत्वारिंशत, एक नहीं 40 तो 39, और ऊन चत्वारिंशत भी बनेगा, ऊन माने एक कम, चत्वारिंशत माने 40 में, तो 40 में कम 39, तो 39 की ये तीनों संस्कृत है, ठीक। उसके बाद 40 की चत्वारिंशत हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, इतना आप देख लीजिए, फिर 41 से हम आगे बताते हैं। मिटा दे इसको जरा, कुछ समझाना है मुझे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, कमेंट करके पूछते रहिएगा। उस जो कमेंट, जो आपके समस्यात्मक कमेंट होंगे, उस पर मैं अलग से एक बढ़िया वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा, तो अपना कमेंट आप देते रहिएगा जहां डाउट हो। उसके बाद यहाँ देखिए 41 से एक चत्वारिंशत, ठीक है। 42 से आप सतर्क रहिएगा, 42 यानी कि जो जिसके लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में 2 है वो 12 भी था, जिसके लास्ट में 2 है वो 22 भी था, जिसके लास्ट में 2 है वो 32 भी था, जिसके लास्ट में 2 है वो 42 भी है। कहना क्या चाहते हैं, जिसके लास्ट में 2 है वो 12, 22, 32 तक में सिर्फ एक ही संस्कृत बना था ना। जैसे 12 का सिर्फ द्वादश था, 22 का सिर्फ द्वाविंशति था, 32 का सिर्फ द्वात्रिंशत था, देखिए। लेकिन 42 का 2 संस्कृत बनता है, द्वि वाला भी बनता है और द्वा वाला भी बनता है, यहाँ सतर्क रहना है। जैसे 12 में मैंने कहा था द्वि वाला गलत हो जाएगा, द्विदश गलत है, द्विविंशति गलत है, द्वित्रिंशत गलत है, यानी कि 12, 22, 32 में द्वि नहीं चलेगा, द्वा चलेगा 2 के लिए। लेकिन 42 में जो 2 है, इस 2 की संस्कृत द्वि भी सही होता है और द्वा भी सही होता है। यही है, कहते हैं बड़ा आसान है यार, संख्या में क्या पढ़ना है, यही देख लीजिए। आप द्वि वाला रूप पढ़ के गए, पता चला द्वा वाला दे दिया, आप जानते नहीं है, गलत कर देंगे। या आप द्वा वाला पढ़ के गए, पता चला द्वि वाला दे दिया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए द्वा चत्वारिंशत भी सही है, द्वि चत्वारिंशत भी सही है। द्वा माने 2, चत्वारिंशत माने 40, तो 2 40 42। ऐसे ही द्वि माने 2, चत्वारिंशत माने 40, तो 2 40 42। तो 42 में द्वि भी सही है, द्वा भी सही है, 42 में द्वि भी सही है, द्वा भी सही है। लेकिन 32 में द्वि गलत है, द्वा सही है। 22 में द्वि गलत है, द्वा सही है। और 12 में द्वि गलत है, द्वा सही है। ये आप सतर्क रहिएगा, 2 की संस्कृत आपको कहाँ क्या लिखनी है। अब देखिए 43 में देखिए 2 बना है, एक त्रयस चत्वारिंशत बना है, एक त्रिचत्वारिंशत बना है। इसके पहले जो 3 वाला था, जैसे 13 था, फिर आपका 23 था, फिर आपका 33 था, फिर आपका ये 43 है, ठीक है। तो इसके पहले जो 3 वाला था, चाहे 13 हो, चाहे 23 हो, चाहे 33 हो, वहां पर आपकी जो 3 थी, उस 3 की संस्कृत आप त्रि लिखते थे, नहीं लिखते थे, क्या लिखते थे, त्रय, ठीक है। तभी तो त्रयोविंशति त्रयोविंशति हुआ था। तो कहने का मतलब है कि 13, 23 और 33 में त्रि गलत था, 3 के लिए त्रि गलत था, 3 के लिए त्रि गलत था। लेकिन 43 में 3 के लिए त्रि सही है, यही आपको सतर्क रहना है। और बाकी जो त्रय है वो तो सही है। ये देखिए त्रयश्चत्वारिंशत भी सही है और त्रिचत्वारिंशत, बाकी 44 में एक ही है, चतुश्चत्वारिंशत, 45 में एक ही है, पंचचत्वारिंशत। अब देखिए 46 में भी षट है, षड नहीं है, षट 6 के, भाई 46 कैसे बना है, 4 प्लस 6 प्लस 40, तभी तो 46 हुआ। तो 6 की संस्कृत देखिए यहाँ षट लिखा हुआ है, षड नहीं लिखा है। जबकि 26 में 6 प्लस 20 बराबर 26 हुआ था, तो वहां पे षड लिखा था और 20 को विंशति लिखा था, ठीक है ना। यही आपको सतर्क रहना है कि भैया 26 में 6 के लिए षड है, और 36 में लिए 6 के लिए षट है, और 46 में भी 6 के लिए षट है। ये सब आपको सतर्क रहना है। लेकिन यदि आपका संधि तैयार है
तब आपका गलती नहीं होगा। लेकिन अगर संधि में दिक्कत है, संधि कमजोर है भाई, तो आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे सट कहाँ पे सड़। क्लियर। ऐसे ही देखिए 47 का सप्त चत्वारिंशत, ठीक, सप्त चत्वारिंशत, सप्त माने 7 और चत्वारिंशत माने 40, तो हो गया 40 और 7 47। अब यहाँ देखिएगा 48 में ध्यान दीजिएगा, दो दो रूप बना है, अष्ट चत्वारिंशत भी और अष्ट चत्वारिंशत भी। ये 48 के पहले जितनी 8 वाली संख्याएं थी, चाहे वो 18 था, चाहे वो 28 था, चाहे वो 38 था, अब हम 48 की बात कर रहे हैं। तो हमने जब 18 और 28 और 38, जैसे 18 कैसे बना 8 धन 10 से, 28 कैसे बना 8 प्लस 20 से, 38 कैसे बना 8 प्लस 30 से, और 48 कैसे बना 8 प्लस 40 से। तो 48 को भी छोड़ दीजिए। जब हम 18 की संस्कृत बताए तो हमने कहा था कि भैया 8 की संस्कृत अष्टा लिखिएगा, अष्ट नहीं लिखिएगा, यही बताया था ना भैया, अष्ट नहीं, गलत है, अष्टादश नहीं किए थे, अष्टादश किए थे। 28 में भी 8 की संस्कृत आप अष्ट नहीं किए थे, क्या किए थे, अष्टा किए थे, अष्टाविंशति किए थे, अष्टविंशति नहीं किए थे, आप देख लीजिए। 38 में भी आप 8 की संस्कृत क्या किए थे, अष्ट नहीं किए थे, अष्टा किए थे, अष्टात्रिंशत आपने सही किया था। लेकिन 48 में 8 की संस्कृत अष्ट भी सही माना जाता है और अष्टा तो सही था ही, दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब बारीकियां, यानी कि 48 में 8 की संस्कृत अष्ट भी सही है तो अष्ट चत्वारिंशत भी सही है, और 8 की संस्कृत अष्टा भी सही है तो फिर अष्टा चत्वारिंशत भी सही है। तो 48 की अष्ट चत्वारिंशत भी, अष्टा चत्वारिंशत भी। यहां तक क्लियर है? ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सब बहुत काम की चीजें हैं, बड़ी बारीकियां से, बहुत बारीकियों से आपको हम बता रहे हैं। बाकी किताब में तो लिखा है, आप रट्टा मान लेते हैं और कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि भाई गलत नहीं होगा, लेकिन पता चलता है एग्जाम में गलत हो गया। कारण यही सब सावधानियां न बरतना, ये सब बारीकियां न पकड़ना, यही आपको गलत करा देता है। अब देखिए, अच्छा इतनी बारीकी से कोई पढ़ाता भी नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी मन करता है कि अपना हम पेट थपथपा लें, तो चूंकि है उस लायक ये काम मैं कर रहा हूँ तो भाई मुझे खुशी है, क्योंकि इस तरीके से बारीकी से नहीं कोई बताता है। अब आ जाइए 49 नहीं लिखा है तो मैं 49 का लिख दे रहा हूँ। 49 का 9 आ गया ना, तो हमने कहा जिस संख्या के लास्ट में 9 रहे उसकी 3 संस्कृत बनेगी, तो एक तो 9 हो जाएगा और फिर 40 का चत्वारिंशत हो जाएगा, तो 9 चत्वारिंशत बन जाएगा। तो 9 चत्वारिंशत माने 49, और एक क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एकोना वाला, तो एको न और क्या चत्वारिंशत माने एक नहीं 40, तो सॉरी एको न 50 हो जाएगा ना, एक नहीं 50। भाई एको न चत्वारिंशत कर देते तब तो एक नहीं 40 हो जाता, तो वो 39 की हो जाता। एको न 50 माने अभी लिखाएंगे 50, और एको न माने एक नहीं, तो 50 में एक नहीं माने 49 हो गया। और एक ऊन वाला बनेगा, तो ऊन वाले में भी आपका 50 जुड़ेगा, तो ऊन 50, तो ऊन 50 ये हो गया। ऊन माने एक कम और 50 माने 50, तो 50 में एक कम 49, और लास्ट है भैया 50, तो 50 की संस्कृत पंचाशत, पंचाशत पे हलंत रहेगा, ये आप सतर्क रहिएगा, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आज मैं आप सभी के लिए 1 से 50 तक की संख्याओं का संस्कृत ज्ञान मैंने कराया। अब अगली वीडियो में 51 से 100 तक की संख्याओं का संस्कृत ज्ञान लेकर के उपस्थित होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, बारीकी से ज्ञान होना चाहिए, सतर्कता से ज्ञान होना चाहिए। और 100 के अलावा फिर आपका जो 4-5 और हैं, जैसे 1000 की संस्कृत, 10,000 की संस्कृत, है ना, फिर 1 लाख की संस्कृत, 10 लाख की संस्कृत, करोड़ की संस्कृत। ये जैसे आयुतम पूछा था एग्जाम में, तो आयुतम किसकी संस्कृत है या आयुतम का क्या अर्थ है, तो अगर आप पढ़े थे 10,000 की तो आप कर लिए होंगे, नहीं तो कहने का मतलब 100 तक के अलावा आपको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़, इतने तक की संस्कृत आनी चाहिए। तो मैं सारा लिखवाऊंगा। तो मित्रों आज सिर्फ मैं 50 तक की संख्याओं का ही वीडियो लेकर के था उपस्थित, क्योंकि अगर मैं 100 तक का लेकर के उपस्थित होता तो वीडियो बड़ा लेंदी हो जाता। इस नाते सिर्फ 50 तक की संख्याओं को लेकर के उपस्थित था। अगली वीडियो में मैं आपके लिए 100 यानी कि 51 से 100 तक की वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। मित्रों यदि मेरा ये अध्यापन, मेरा ये बारीकी से पढ़ाना, सतर्कता से पढ़ाना, आपको आगाह करना, आपको सतर्क करना, आपको जो भी अगर सब कुछ मतलब जो भी अच्छा लगता हो, अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट कर दिया करिए, कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर दिया करिए। लाइव नहीं है कि मैं तुरंत पढ़ लूँगा, लेकिन हाँ जब आप कमेंट किए रहेंगे अपनी डाउट को तो मैं उसको पढ़ूंगा, देखूंगा और उस पर मैं एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होकर के उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मित्रों
आप इसे देखिएगा, पढ़िएगा, सीखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे।